नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम में भव्य स्वागत। गुवाहाटी की सड़कों पर अभिनंदन के लिए उमड़ा जनसमूह। बागुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम में हुए शामिल। बोडो समस्या के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में भरी हुंकार। कहा, राज्य में बदलाव की दरकार चाहिए भाजपा सरकार। ममता सरकार को बताया निर्दयी और निर्मम। घुसपैठिए मुक्त बंगाल का जताया संकल्प। देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। बंगाल से पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत। 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ। नहीं थम रहा है पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर। ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा। बंगाल को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। टीएमसी के अल्पसंख्यकों के वोट काटने के आरोप को बताया भ्रामक। डीजीसीए की इंडिगो एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई। इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। सीईओ और सीओओ को चेतावनी। 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का देने का निर्देश। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में बागुरुम्बा दोहो 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने मिलकर बागुरुम्बा नृत्य किया। देखिए। असम में गुवाहाटी का सरुसजाई स्टेडियम। अवसर बागुरुम्बा दोहो 2026। बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियों से एक अलग ही समा बांध दिया। बागुरुम्बा दोहो ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। बोडो शांति समझौते से बदले हालात और असम की शांति स्थिरता को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की और हिंसा में धकेला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने समस्याओं के समाधान की जगह उन पर सियासी रोटियां सेकी। जहां विश्वास की जरूरत थी, वहां विभाजन को बढ़ावा दिया। जरूरत संवाद की थी, लेकिन कांग्रेस ने उपेक्षा की, बातचीत के रास्ते बंद किए। खासकर बोडोलैंड क्षेत्र, बोडोलैंड के लोगों की आवाज कभी ठीक से सुनी ही नहीं गई। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने की थी, जब जरूरत असम के लोगों की सेवा करने की थी, कांग्रेस तब घुसपैठियों के लिए असम के दरवाजे खोलकर उनकी आवाभगत में लगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती। कांग्रेस राज में घुसपैठी असम की जमीन पर कब्जा करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य की हिमंता सरकार उन जमीनों को खाली करा रही है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने असम और नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया था। आज भाजपा इस क्षेत्र की शांति समृद्धि के लिए लगातार कदम उठा रही है।
असम विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल की यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा दौरे पर टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने एक समारोह में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाना शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो रही है और ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। दूरियों को कम करना यह हमारा मिशन है। आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिले। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को, मां कामाख्या की भूमि को जोड़ रही है। आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली है। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को भ्रष्ट और घुसपैठियों की हितैषी सरकार करार दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से घुसपैठिए और यहां के सत्ताधारी दल के गठजोड़ को तोड़ने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी की सरकार निर्दयी और निर्मम है, उन्हें गरीब जनता की फिक्र नहीं है। पीएम मोदी ने मालदा में एक विशाल रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के बदलाव का नारा दिया। पालटानो दोरकार, चाई बीजेपी सरकार। पालटानो दोरकार। पश्चिम बंगाल में बदलाव का आह्वान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भाजपा की मोर्चेबंदी का ऐलान किया। उन्होंने गरीबों के खिलाफ किए जा रहे टीएमसी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए उसे निर्दयी और निर्मम बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट घुसपैठियों को वोटर बनाने का काम कर रहा है। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से
यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना न लागू करने पर उसे पत्थर दिल सरकार कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का तभी भला होगा जब राज्य में भाजपा की सरकार होगी। बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहां रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। जो टीएमसी के समर्थक थे, उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब सुशासन की बारी है, इसलिए उन्होंने बिहार चुनाव के बाद ही कह दिया था कि बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने टीएमसी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के किसान बेहाल हैं और लोगों को दुर्नीति और भ्रष्टाचार की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री रविवार को पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भी पश्चिम बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे, सिंगूर का भविष्य या बांग्ला भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर के साथ कई प्रसंग जुड़े रहे हैं। कभी यहाँ टाटा नैनोकार का प्लांट प्रस्तावित था जो ममता बनर्जी के विरोध की वजह से नहीं लग सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हालात लगातार बदतर होते चले गए।
अब प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों का यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे पर गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान असम की सांस्कृतिक चेतना के महान स्तंभ रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे केवल एक कलाकार ही नहीं बल्कि असमिया समाज की आत्मा को स्वर देने वाले दूरदर्शी रचनाकार भी थे। उनके साहित्य, नाटक, फिल्म और संगीत ने असम की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया और पीढ़ियों तक लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जीवन और कृतित्व आज भी असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने रंगमंच, सिनेमा और संगीत के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति को नई दिशा दी और असम की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। पश्चिम बंगाल में बीते कई दिनों से किसी न किसी मामले पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कभी एसआईआर के मुद्दे पर और अब प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर हो रही इस अराजकता को राज्य सरकार संभालने में सक्षम नजर नहीं आ रही, तो खुद सीएम ने इन प्रदर्शनों के समर्थन में बयान देकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा है। घुसपैठियों के समर्थन में देश की एकता, अखंडता से समझौता करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के हालात लगातार दूसरे दिन भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बेलडांगा में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने NH-12 और रेलवे ट्रैक को फिर से जाम कर दिया और हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। शुक्रवार को झारखंड में एक प्रवासी बंगाली मजदूर की मृत्यु के बाद मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो शनिवार का विरोध प्रदर्शन बंगाल के उस प्रवासी मजदूर की मृत्यु की खबर के बाद हुआ, जिसकी कथित तौर पर बिहार में पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मुर्शिदाबाद में इन विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है। पब्लिक शुरू से ही अग्रेसिव थी और एक बार उन लोगों ने जब पत्थर चलाना शुरू किया तब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देन हम लोगों ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके स्पॉट से लोगों को अरेस्ट किया, 30 लोगों को अरेस्ट किया। बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बात की है। बंगाल सरकार की ओर से मृतकों को आर्थिक सहायता दी गई है। उधर भाजपा ने बंगाल में अशांत माहौल को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि टीएमसी सरकार हिंसक प्रदर्शनों को संरक्षण दे रही है। ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। इस बीच बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर जारी सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है और बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के वोट काटने का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाकर बंगाल के वोटरों को डराने का आरोप लगाया। पत्थरबाजी करने वाली मानसिकता ममता बनर्जी यहाँ पे उसका प्रोत्साहन कर रही है, उसका वर्धन कर रही है, उसका सृजन कर रही है। इसलिए बंगाल को बचाना है तो ममता बनर्जी को यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल पत्थरबाजों की जमीन बन जाएगी। तृणमूल सरकार वो ये सारे नाम को लेकर आतंक फैला रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक रोहिंग्या बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, भुआ वोटर है, मृत वोटर है, उस वोटर को वोटर लिस्ट में रखना चाहती है।
इससे पहले बंगाल के कई इलाकों में एसआईआर के नाम पर टीएमसी के हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इस प्रकार की हिंसा के समर्थन में बयान दिए थे और इस प्रकार की हिंसा को जायज ठहराया था। एसआईआर के नाम पर हिंसक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा है और कहा है कि आज बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति बन गई है। आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में तमाम मुद्दों पर राजनीति गरमाई हुई है, जिसकी वजह से सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं ईडी आईपैक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही हैं। अवसर था कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत की गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और इस अवसर पर अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने एक बार फिर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने मंच पर मौजूद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने का आग्रह करते हुए देश की अलग अलग जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश के लोगों को एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की आत्महत्या के मामले पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाने और एसआईआर प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए इस तरह के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय पूरे देश में चल रही है और आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत दुखद खबर आई कि वहां के एक बीएलओ अशोक चंद्र दास जी ने आत्महत्या की और उनकी पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार उनके ऊपर भारी दबाव था कि किसी का भी नाम नहीं काटना है, अर्थात जो संदिग्ध मतदाता हैं जिनके पास आधिकारिक और औपचारिक दस्तावेज नहीं है उनके भी नाम न काटे जाएं। इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो मानसिक प्रताड़ना दी, उस कारण से यह घटना हुई। और महाराष्ट्र में कल आए निकाय चुनावों के नतीजों के बाद महायुति को बड़ी जीत हासिल हुई है और राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कद और ज्यादा बढ़ गया है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, तो महाराष्ट्र की अन्य बड़ी महानगर पालिकाओं में भी बीजेपी को मिली बढ़त ने राज्य की सियासत की और ज्यादा स्पष्ट तस्वीर पेश की है। पक्ष विपक्ष की ओर से राजनीतिक बयानबाजी जारी है, तो जीते हुए पार्षदों के द्वारा अब नगर पालिकाओं में मेयर चुनने का काम होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत का परचम लहरा दिया। महायुति पहली बार मुंबई की सत्ता में आई तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिखर गया। महायुति ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 29 नगर निगमों की सभी 2869 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 1425 सीटें जीती हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 167 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिटवाड़ और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को ही जीत मिली है। वहीं कांग्रेस 324, यूबीटी 155, शरद पवार एनसीपी गुट ने 36 और 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र इस बार पूरे तरीके से मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, अलायंस के साथ था और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, इनको एक प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी शिकस्त दी है। कहाँ है कांग्रेस पार्टी, कहाँ गई शिवसेना ठाकरे साहब की? आपने ठाकरे साहब के सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया। 30 साल के बाद पहली बार उद्धव गुट को बीएमसी के मेयर की कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। बीएमसी में 227 वार्ड के नतीजों में बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना यूबीटी ने 65 और एमएनएस ने 6 सीटें जीती हैं। एआईएमआईएम को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है।
देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 114 सीटों का जादुई आंकड़ा महायुति के पास पहले से ही मौजूद है। ये तो तय है कि बीएमसी में अगला मेयर महायुति से ही होगा। हार से बौखलाए विपक्ष ने महायुति गठबंधन पर बेबुनियाद आरोप लगाए। पूरी जोर से, ताकत से, पैसों के बल से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने ये चुनाव लड़ा। जो डेवलपमेंट फंड्स थे उसमें भी भेदभाव किया गया। बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉर्पोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़के जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की और जाके कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाए, यह जयचंदी प्रवृत्ति। जो विकास और सुरक्षा 2 मुद्दे पे हम लोग जो लड़े थे ना, उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई का विश्वास और उसको मजबूत करेंगे ताकि आने वाले अगले चुनाव में हम 100 प्लस जा सकेंगे। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर घटक दलों को खत्म करने का इल्जाम लगाया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के AIMIM के 125 पार्षदों ने जीत हासिल की। जो घटक दल हैं जो उनके साथ थे, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, उनका अस्तित्व मिट गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का, MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स का। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कद भी बढ़ गया है। ये जीत महाराष्ट्र की राजनीतिक और सियासी जमीन पर भाजपा के उदय और बदलती तस्वीर को भी दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ान संचालन में रुकावट को लेकर DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई की है। 3 से 5 दिसंबर के बीच 2500 से ज्यादा उड़ानें रद्द और करीब 1900 उड़ानें देरी से चली, जिससे 3 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। जांच में परिचालन योजना, क्रू रोस्टरिंग और सिस्टम प्रबंधन में गंभीर खामियां पाई गई। DGCA ने इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। CEO और CEO को चेतावनी भी दी है और 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने का भी निर्देश दिया है। बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद कर्नाटक की राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के ही एक विधायक सवालों के घेरे में है, जिनके ऊपर संभावित कार्रवाई से राज्य की सिद्धरामैया सरकार बच रही है। और इसी बात को लेकर बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है और राज्यव्यापी प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने गृह मंत्री से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा ने कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के 16 दिन बाद भी विधायक नारा भरत रेड्डी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश बढ़ गया है। मामले पर प्रशासन के ढुलमुल रवैये के खिलाफ भाजपा ने बेल्लारी में भारी विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि अंगरक्षकों की गिरफ्तारी कर विधायक को बचाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी की गिरफ्तारी और मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की है। The law and order situation in Karnataka has completely collapsed under Siddaramaia's rule, under Congress government. Whether it's Ballari issue or Shidlughatta issue, wherein officers has been targeted by the Congress workers, Congress leaders. भाजपा का आरोप है कि सरकार विधायक भरत रेड्डी को बचाने में जुटी हुई है। भाजपा का कहना है कि 1 जनवरी को हुई घटना के दौरान जनार्दन रेड्डी के घर पर कांग्रेस के विधायक भरत रेड्डी के गनमैन द्वारा लगातार फायरिंग करने के सबूत भी हैं। भाजपा ने भरत रेड्डी के आचरण पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि भरत रेड्डी ने अधिकारियों के लिए अपशब्द बोले थे और उनके बेटे ने भी एक महिला अधिकारी से बदतमीजी की थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा का आरोप है कि जब से सिद्धरामैया सरकार सत्ता में आई है, राज्य कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेल्लारी की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। A responsible state government and a state leadership would have cracked the whip on those who have actually created this situation. But to protect their party men, the state government is attacking the bureaucracy, attacking the honest officers who are only doing their duty. दरअसल 1 जनवरी को बेल्लारी में बैनर पोस्टर लगाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं।
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। यह घटना कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जी जनार्दन रेड्डी के घर के निकट हुई थी। जनार्दन रेड्डी का कहना है कि पिछले 15 दिनों में मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने बेल्लारी की इस पूरी घटना में न्याय सुनिश्चित करने को कहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र और नेता जनार्दन रेड्डी समेत पार्टी के कई नेताओं ने हिंसा के दौरान मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर के परिजनों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक ने वंचित वर्ग की महिलाओं के खिलाफ बेहद ही विवादित बयान दिया है और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को जायज भी ठहराया है। कांग्रेसी विधायक के शर्मनाक बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व से विधायक को पार्टी से निकालने की मांग की है, लेकिन बड़बोले विधायक आज राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। कांग्रेसी विधायक के विवादित बोल के बाद यह मामला मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से तूल पकड़ गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक विवादास्पद बयान ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। महिलाओं की सुंदरता को कथित तौर पर बलात्कार और वर्ग विशेष की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को तीर्थ फल से जोड़ दिया। इस विवादित टिप्पणी के बाद सभी दलों और सामाजिक संगठनों ने उनकी कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरैया के बयान को जहर घोलने वाला बताया। उन्होंने राहुल गांधी से विधायक को पार्टी से निकालने की मांग की है। समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। हालांकि हुआ इसके ठीक उलट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर के दौरे पर थे। इस दौरान बड़बोले बरैया उनके साथ मौजूद रहे। भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर फूल सिंह बरैया की राहुल गांधी के साथ वाली तस्वीर साझा की। भाजपा का कहना है कि बरैया के साथ मंच साझा करके राहुल गांधी ने ये बता दिया कि वो भी अपने विधायक की कुंठित मानसिकता से सहमत हैं। जिस प्रकार से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं समाज को, ये वास्तव में किसी भी जागृत समाज के लिए अपमानजनक तो है ही, लेकिन वो जिस दिशा में देश को ले जाने का प्रयास करते हैं हालांकि अपने बयानों से, वो विखंडन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सामाजिक जो विखंडन होता है उसको वो और ज़्यादा हवा दे रहे हैं। हिंदुओं का अपमान, महिलाओं का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। जिस प्रकार का अभद्र और निंदनीय टिप्पणी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक की आई है, वो रेप को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि रेप किया जा सकता है। ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। बरैया ने अपने बयानों से पीछे हटने के बजाय एक बेतुका बचाव पेश किया। उन्होंने दावा किया कि टिप्पणियां वीडियो का हिस्सा नहीं थी और संकेत दिया कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया था या फिर अनौपचारिक रूप से कही गई थी। कभी जैसे अकेले में कहीं कोई सिरफरा मिल जाए, कहीं कोई लड़की मिल जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए और उस लड़की को वो छेड़ सकता है अकेले में, और कहीं छेड़ने के ज्यादा भी छेड़ सकता है। मामले पर कांग्रेस फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। भाजपा ने इस चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रति दूषित, विकृत और हताश मानसिकता केवल बरैया की नहीं है, बल्कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस की यही सोच है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल पार्क इलाके के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जिसमें टॉप कमांडर पापा राव भी मारा गया। पापा राव का ढेर होना सुरक्षा जवानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। पापा राव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला था। माना जा रहा है कि पापा राव की मौत से दक्षिण पश्चिम बस्तर का क्षेत्र नक्सल मुक्त हो जाएगा। मौके से सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 बरामद की है। नक्सली गतिविधि की खुफिया जानकारी मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और STF के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में भारत की गैर भागीदारी पर मीडिया के सवालों के जवाब में स्पष्ट किया कि यह अभ्यास पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की पहल थी और इसमें सभी ब्रिक्स सदस्य शामिल नहीं थे। भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये कोई नियमित या संस्थागत ब्रिक्स गतिविधि नहीं थी। जायसवाल ने बताया कि भारत जिस नियमित अभ्यास में भाग लेता है वो IBSAMAR
है और जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2024 में आयोजित हुआ था। पंजाब की आप सरकार के मीडिया पर छापेमारी की कार्रवाई पर भाजपा ने भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला किया। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार अराजक तरीके से मीडिया पर हमला कर रही है और भाजपा का यह भी आरोप है कि आम आदमी सरकार इंदिरा गांधी की तरह काम कर रही है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली की हार के बाद शीश महल उनको चुभने लगा। वहाँ का एक मुख्य अखबार है पंजाब केसरी पंजाब का, उन्होंने एक ये खबर छापी थी नवंबर 2025 के अंदर। इस खबर में केजरीवाल का जो नया शीश महल बन रहा है, जिस प्रकार से सरकार वहाँ का उनका शीश महल बना रही है, उसके बारे में खबर थी। वो शीश महल के चलते हुए जो चुभा, वो पंजाब में जब शीश महल की चर्चा हुई तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। जब अखबार बंटने के लिए जा रहा था तो जो गाड़ियाँ अखबार लेकर जा रही थी उन पर छापे मारे गए थे और अखबार रोक लिया गया। और भारत मंडपम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जैनाचार्य लोकेश जी की तरफ से आयोजित पूज्य मोरारी बापू की रामकथा का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति के साथ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। दिल्ली के भारत मंडपम में ये कथा 17 से 25 जनवरी तक आयोजित होगी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाली पूज्य मोरारी बापू की रामकथा भारतीय संस्कृति और अनेकता में एकता की भावना की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करेगी। बापू ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी रामकथा के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को पहुंचाया है। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत उपस्थित रहे। Teaches us how to live with dignity, compassion, discipline, and devotion. And the life and the ideals of Prabhu Sri Ram act as a guide for our dharma. Dharma is not any specific religious following, but it is the righteous way of living that upholds truth, compassion, duty, and harmony. राजस्थान के गंगापुर सिटी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता मीना को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है। ये सम्मान उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए दिया गया है। इस सम्मानजनक आमंत्रण से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। ये पहली बार है जब सवाई माधोपुर जिले की किसी आदिवासी महिला को इस सम्मानित मंच पर भागीदारी का अवसर मिल रहा है। ललिता मीना ने इस सम्मान को परिवार और जिले के लिए गर्व का पल बताया और राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया। ये मुझे मेरी आंगनवाड़ी वर्क के लिए मिला है। जैसे मैंने आंगनवाड़ी पे कुछ महिलाओं को पोशाक भी देती हूँ, धात्रियों को भी देती हूँ। 6 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया है। गर्भवती महिलाओं को हमने PMBY के द्वारा लाभ भी दिलाया है। तो उससे प्रसन्न होकर मेरे अधिकारियों ने मुझे आज इस पद पे पहुंचाया है और स्वयं राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण भेजा है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और इसको प्राप्त करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुस्तक मेले का अवलोकन किया। मेले में पहुंचकर उन्होंने विभिन्न प्रमुख प्रकाशकों के स्टॉलों पर रुककर नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखा और उनकी विषय वस्तु को समझा। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रकाशकों से बातचीत भी की। उनके दौरे से मेले में मौजूद पुस्तक प्रेमियों और आगंतुकों में खास उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने कनाडा भारत संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, व्यापार और निवेश सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर मुलाकात की तस्वीरें साझा की और बताया कि दोनों नेताओं ने
इनके बीच महत्वपूर्ण खनिज, मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रक्षा और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। वैश्विक कूटनीति की अनुभवी लेखिका और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी का मानना है कि आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका बढ़ता सांस्कृतिक आत्मविश्वास है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के एक खास सत्र साड़ी इंटरनल में लक्ष्मी पुरी ने अपनी नई पुस्तक द साड़ी इंटरनल के जरिए इसी आत्मविश्वास की गहराई को उकेरा। इस किताब में साड़ी को महज एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, स्त्री शक्ति, सांस्कृतिक निरंतरता और पहचान का जीवंत प्रतीक बताया गया है। हजारों साल पुरानी इस 6 गज की यात्रा को पुस्तक में ऐसे बुना गया है कि पढ़ने वाले साड़ी के महत्व को समझ सकें। लक्ष्मीपुरी के शब्दों में ये पुस्तक सिर्फ साड़ी की कहानी नहीं बल्कि उस भारत की कहानी है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है। मैंने इसे लिखा है एक कहानी, साड़ी की कहानी भी बताई है और साड़ी की कहानियाँ, साड़ी के बारे में कहानियाँ भी लिखी हैं। और इसमें मैंने 6 चैप्टर्स हैं जिसमें पहले चैप्टर में मैंने अपने बचपन से लेके अपने डिप्लोमेटिक करियर, आपने बाहर का पूछा, तो बाहर मैं साड़ी की एम्बेसडर भी रही हूँ। भारत के एम्बेसडर के अलावा मैं साड़ी की एम्बेसडर भी रही हूँ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पोर्ट ब्लेयर के श्री विजयपुरम में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन और अन्य अधिकारियों के साथ NIOT अटल महासागर विज्ञान केंद्र एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी। ये संस्थान समुद्री संसाधनों से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री शैवाल की खेती और मछली पालन की प्रयोगशालाएं संचालित करता है। साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी के अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं और इन दिनों एक बहुत आम और खतरनाक साइबर ठगी का तरीका सामने आया है, जिसमें ठग फर्जी सरकारी लेटर पर असली जैसी सील, साइन, लोगो और स्टैम्प लगाकर ईमेल, व्हाट्सएप पोस्ट या मैसेज के जरिए लोगों को भेजते हैं और झूठे आरोप लगाकर भोले भाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक फर्जी दस्तावेज भी सामने आया है, जिसका फैक्ट चेक करने के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो ने इसे फर्जी पाया है। इस लेटर में साइबर ठगों ने कई तरह के झूठे आरोप लगाए थे और लेटर को फर्जी असली दिखाने के लिए फर्जी स्टैंप और लोगो लगाए हुए थे। PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि यह पत्र फर्जी है। भारत सरकार के अधीन किसी भी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। और नई दिल्ली में इको इनोवेटर्स आइडियाथॉन 2026 का आयोजन किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर की छात्र नवाचार प्रतियोगिता ग्लोबल लर्निंग काउंसिल और स्कूल नेट इंडिया द्वारा आयोजित की गई, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के प्री समिट इवेंट के रूप में मान्यता दी। इस पहल में देश के 23 राज्यों से 1000 से अधिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के 5500 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने विजेता टीमों को सम्मानित भी किया, जो जून 2026 में स्विट्जरलैंड में होने वाले विलर्स सिंपोजियम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और इस आयोजन को लेकर अभिषेक सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों को सरकार का समर्थन भारत में भविष्य के लिए तैयार AI टैलेंट को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस के विजन के ये अनुरूप है। अगले महीने फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट भी होस्ट कर रहा है। तो इम्पैक्ट समिट जिसमें पूरे विश्व के लोग जब भारत में आएंगे तो उसके क्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर वर्ग के लोगों को हर पूरे राज्य में, सभी राज्यों में और विशेष तौर पे स्कूली बच्चों को AI के बारे में जानकारी दी जाए। सराहनीय कदम है। इससे उम्मीद है कि बच्चे और AI के बारे में पढ़ेंगे और जब AI के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तभी आगे चलकर भारत को AI के क्षेत्र में आगे अग्रणी देश बनाने में मदद करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और वहीं स्कूल नेट इंडिया के MD RCM रेड्डी ने इको इनोवेटर्स आइडियाथॉन 2026 की खूबियों को बताते हुए कहा कि जो टीम आज जीती है वो अब स्विट्जरलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। टीचर्स को ट्रेनिंग दिया गया, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया गया। आफ्टर द ट्रेनिंग
वो जो 2000 बच्चे इसमें कंपटीशन पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें टॉप 20 और बहुत सारा स्टेट से, बंगाल से लेके महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऑल द स्टेट्स के वो 10 टीम्स आज दिल्ली में जनवरी 17 ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो विनर जो है, जिसमें जीतेंगे बेस्ट टीम, वो जाएंगे स्विट्जरलैंड, ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दिल्ली कैंट स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया, हॉल ऑफ फेम, शिप मॉडलिंग और एरो मॉडलिंग का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत किए गए शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन कैडेट्स की लगन, प्रतिभा, अनुशासन और उत्साह को दर्शाता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और एनसीसी के ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन का जीवंत प्रतिबिंब है। I was inspired by your passion, mightily impressed by your talent, and really enthralled by the energy, the vigor, and the enthusiasm with which you performed. It is a true reflection of the diversity of our country and our rich cultural heritage. The program is also a reflection of the motto of NCC, of unity and discipline. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS संकल्प हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के तहत मॉरिशस के पोर्ट लुई पहुंचा। जहाज पर 2 महिला अधिकारी भी सवार हैं। पोर्ट कॉल के दौरान प्रशिक्षण, समुद्री अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक सेवा आयोजित किए जाएंगे। यात्रा पूरी होने के बाद ICGS संकल्प सेशल्स के लिए प्रस्थान करेगा, हिंद महासागर में भारत की समुद्री पहुंच और साझेदारी बढ़ाने के लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने गुजरात में अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल से जुड़े ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों पर UA एक्ट, BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। NIA की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए AQIS की भारत विरोधी और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार किया और युवाओं को जिहाद, गज़वाए हिंद और खिलाफत के लिए उकसाया। वहीं जांच के दौरान हथियार, आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री और विदेशी संपर्कों के सबूत बरामद हुए हैं। एजेंसी ने बताया है कि मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली NCERT किताबों की छपाई और सप्लाई करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में करीब 44,862 नकली NCERT किताबें, 2 प्रिंटिंग मशीनें और प्लेट्स बरामद हुई हैं। टीम ने दिल्ली और गाजियाबाद में छापेमारी कर इस रैकेट से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली किताबें लोनी इलाके की फैक्ट्री से दिल्ली और अन्य राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को और सशक्त बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में आपदा के समय बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में NDMA और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान CRPF के DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आपदा के समय CRPF एक प्रमुख प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करती है और इस तरह की संयुक्त संगोष्ठियां विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करती हैं। उन्होंने प्रशिक्षण, तकनीक और मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से देश की आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से यह पहल ली गई है, जिसमें कि CRPF की विशेष इकाई RAF की 14 टुकड़ियों को जो डिज़ास्टर रिलीफ और रेस्क्यू का ओवरऑल आर्किटेक्चर है उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा और इस एकीकरण के माध्यम से जो फोर्सेस अवेलेबल हैं डिज़ास्टर रिलीफ और रेस्क्यू के लिए उनकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार ने CRPF की विशेष इकाई RAF को 7 बटालियंस में 14 इकाई डिज़ास्टर रिलीफ और रेस्क्यू के लिए तैनात करने के लिए आदेश दिया है। इसी आदेश के तहत हम उन 14 टीम्स को नए सिरे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि उनका यूटिलाइजेशन हम लोग डिजास्टर रिलीफ और रेस्क्यू में कर सकें।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की 4 नई पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। ये पुस्तकें भारतीय सिनेमा, संस्कृति, अध्यात्म और पर्यावरण चेतना की समृद्ध परंपरा को प्रतिबिंबित करती हैं। इसमें फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में अध्यापन करने वाले डॉक्टर मिलिंद दामले की पुस्तक रेयर एंड अनसीन, राज कपूर, गुरुदत्त और राज खोसला को जन्म शताब्दी श्रद्धांजलि, कवि और पत्रकार दिनकर कुमार की पुस्तक भारत रत्न भूपेन हजारिका, प्रतिष्ठित लेखिका सुमन बाजपेयी की पुस्तक स्वामी विवेकानंद, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और स्तंभकार डॉक्टर ऋतु सरस्वत की पुस्तक धरती की सेहत शामिल है। गुरुदत्त साहब, राज खोसला साहब और राज कपूर साहब तीनों लोग अपने गानों के लिए बहुत फेमस थे। दुनिया भर में आज भी उनके चहेते लोग मौजूद है जो उनके नाम को लेके बड़ा प्रशंसा उनकी करते हैं। तो पब्लिकेशन डिवीज़न का बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष आभार मेरी कई सालों से मित्र रही विद्या बालन, जिनके फॉरवर्ड इसके लिए मिले, और आदरणीय वहीदा रहमान जी, जिन्होंने अपना एक स्पेशल मैसेज देके इस पुस्तक की सराहना की है, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और वहीं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में राजेश मिश्रा की पुस्तक जागी आंखों के सपने कई महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ लिखी गई है। किन कारणों से बनी हुई है ये आकर्षण का केंद्र, इस पर लेखक राजेश मिश्र से डीडी न्यूज़ के संवाददाता गिरीश निशान ने खास बातचीत की है। देखिए। पुस्तक मेले के अंदर जागी आंखों के सपने पुस्तक भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या खास है इस पुस्तक में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं लेखक राजेश मिश्रा जी। जागी आंखों के सपने एक मोटिवेशनल पुस्तक है। ये कोई जादू नहीं है, कोई अचंभा करने वाली चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ है कि हम सपने देखते हैं, जब हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं। जब मेरी आंखें बंद रहती है तो फिर सपने कौन देखते हैं। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है कि सपने नींद में नहीं देखे जाते। सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते, जिससे आपको नींद नहीं आती है। अब्दुल कलाम की ये कोट पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जिद। जिद इंसान को किस कदर आगे ले जाती है, जिसका एक उदाहरण मैं हूँ। पत्रकारिता के संघर्ष, भटकाव और कभी हार ना मानने की कला का नाम ही है जागी आंखों के सपने, जिसने मुझे इस चौराहे पर, इस रास्ते पर पहुँचाया है। जहाँ तक जिद की बात है, ये किताब थोड़ी नेगेटिव दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है कि हर इंसान में जिद का होना जरूरी है, लेकिन जिद के साथ जिज्ञासा भी जरूरी है। एक ऐसा आदमी जिसने हथौड़ी और छेने के बलबूते पर 360 फीट पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देता है, एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति हमारे सामने है दशरथ मांझी के रूप में। निकोलस वुजिसिक, जिसके ना हाथ है ना पाँव हैं, सिर्फ गर्दन तक, सिर्फ कमर तक ही उनका पूरा शरीर है, लेकिन वो दुनिया के महान प्रवक्ता बने हुए हैं। एक नृत्यांगना होती है जिसे ट्रेन से मारकर फेंक दिया जाता है, चल नहीं सकती है, लेकिन वो एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ती है, अरुणिमा सिन्हा। ऐसे कई उदाहरण हैं। और इस किताब की सबसे मुख्य बात ये है कि किताब में मैंने लास्ट में होमवर्क दिए हैं कि अगर इस होमवर्क को आप 15 दिन में लगातार कर लेते हैं, ये होमवर्क होती है कि अगर इसे आप 15 दिनों में पढ़ लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी वो ज़िंदगी बदल जाएगी। ये अपने आप में दैट इज ए साइंस ऑफ टर्निंग ड्रीम्स एंड रियलिटी। मेरी युवाओं के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो धैर्य रखें और पुस्तक पढ़ने पर अपना ध्यान दें, जिससे वो छूटते जा रहे हैं। तो ये थे राजेश मिश्रा जी जो बता रहे थे युवा अपने धैर्य दें और इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, आपको इसमें बहुत कुछ समझने का भी मौका मिलेगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुजरात सरकार को खोरज में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक विशाल कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश पत्र सौंपा। इस उपलब्धि को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुशी व्यक्त की है और सीएम पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए कहा है कि परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाई है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत गुजरात के देश के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार मजबूत कर रहा है। सीएम ने बताया है कि यह गुजरात की नीति आधारित शासन व्यवस्था, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और उद्योग अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। गुजरात अब भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल केंद्रों में से एक बनकर वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 15 जनवरी 2026 को चांगी नौसैनिक अड्डे सिंगापुर पहुंचा और इसमें INS तिर, INS शार्दुल, INS सुजाता और भारतीय तटरक्षक पोत सारथी भी शामिल है। ये दौरा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 और IONS में भारत के नेतृत्व के अनुरूप है। प्रवास के दौरान भारतीय और सिंगापुर नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण आदान प्रदान, पेशेवर संवाद और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिससे समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूती मिलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर में है और ऐसे में दोनों टीमें जीत के इरादे के साथ मैदान पर होंगी। इंदौर जीतो, सीरीज जीतो, ये बात भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों के कप्तानों के जहन में है, लेकिन इसको तय करने के लिए सही रणनीति और प्लेइंग 11 की जरूरत रहेगी। टीम इंडिया की बात करें तो पिछले मैच में टीम की गेंदबाजी धुआं हो गई। ना तो कुलदीप यादव की गेंदों की फ्लाइट काम आई और न ही प्रसिद्ध कृष्णा की तेजी। कुलदीप ने राजकोट में 10 ओवर में 82 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल की। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवर में 49 रन लुटा दिए और उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिली। ऐसे में गेंदबाजी डिपार्टमेंट में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह की एंट्री संभव नजर आती है। वहीं बल्लेबाजी में रोहित शर्मा पिछले 2 मैच से निराश कर रहे हैं। पहले वनडे में 26 तो दूसरे में 24 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में उनसे बड़ी पारी का इंतजार रहेगा, जबकि कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली से एक बार फिर दमदार पारी की उम्मीद रहेगी। नीतीश कुमार रेड्डी कुछ खास नहीं कर पाए, ऐसे में युवा खिलाड़ी आयुष बडौनी के लिए जगह बन सकती है। न्यूजीलैंड की बात करें तो टीम बेहद संतुलित दिख रही है। अनुभवहीन गेंदबाजी होने के बावजूद टीम ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है। डैरिल मिशेल लगातार भारतीय टीम के खिलाफ रन बनाते आए हैं। भारत के खिलाफ पिछले 4 वनडे की उनकी पारी को देखें तो इस बल्लेबाज ने 3 शतक लगाए हैं और एक में उन्होंने 84 रन की पारी खेली है। बहरहाल ये मुकाबला इंदौर के मैदान पर है, जहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा है। टीम ने यहां 7 वनडे मैच खेले हैं और 7 में टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में उम्मीद यही रहेगी कि टीम इंडिया जीत के साथ कीवी टीम के खिलाफ घरेलू सरजमी पर अपने जीत के रिकॉर्ड को कायम रखे। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दौड़ में जब झूठ